नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 7 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। बिल्कुल सही बात है। सक्सेस यानी कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी आपको लिफ्ट नहीं होता है। आपको सीढ़ियों से चल चल के ही आपको सक्सेस यानी कि सफलता हासिल होगी। ये याद रखिएगा, बूंद 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 से तालाब भरता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। इसके लिए कोई भी आपको एलिवेटर नहीं मिलेगा, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो और भी लंबा होगा क्योंकि इसमें लगभग हम लोग 100 से 105 स्लाइड ऐड किए हैं, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस ऐड है फ्रेंड्स, है ना? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा। मेहनत हमारा अगर अच्छा लगता है तो चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को, आज का ही दिन मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो देखिए यहाँ पे खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और ये हर एक साल ही दिवस को, मतलब इसी दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है उद्देश्य है खाद्य जनित जोखिम को रोकना, यानी कि खाद्य से होने वाले किसी भी प्रकार का बीमारी से उसको रोकना, ठीक है? पता लगाना और प्रतिबंध में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करना। अगर मान लीजिए जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि भारत के मसालों में कुछ पेस्टिसाइड मिला था, उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इस पे बैन लगा दिया था। तो ये क्या है कि ये खाद्य सुरक्षा से ही रिलेटेड विषय है, इसीलिए इस पे ऐसा किया जाता है, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, जिसका जो मुख्यालय रोम इटली में है, ठीक है, मिलकर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि कौन कौन मिला के काम करता है यहाँ पे? तो एक तो हो गया आपका डब्ल्यूएचओ और एक हो गया आपका एफएओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये याद रखिएगा, दोनों मिला के। यह दिन सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत करने का एक अवसर है कि हम जो भोजन खाते हैं वो सुरक्षित है, ठीक है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का इस बार का जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ये याद रखिएगा, ये इस बार का थीम है। अगर हिंदी में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये हिंदी में है, ठीक है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार करें, ठीक है? इस थीम का उद्देश्य है अचानक खाद्य सुरक्षा घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करना है। इसे याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जून के माह के बात कर ले तो जून माह में सबसे पहले 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और उसके बाद इसका थीम क्या था? तो दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्ता पोषण प्रदान करने वाली डेयरी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना, ठीक है? सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड, ठीक है? 1 जून को ही विश्व माता पिता दिवस भी मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? तो चंचल पालन पोषण का वादा। 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाता है और 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? इस बार का थीम क्या है यौन कर्मी दिवस का? तो आगे की ओर देखना, ये इस बार का थीम है, ठीक है? अब 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से 2 जून को अलग हुआ था, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है विश्व बाईसाइकिल दिवस का? तो साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। उस कैंपेन का नाम क्या है? एक पेड़ अपने माँ के नाम, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? और विश्व पर्यावरण का इस बार का थीम क्या है? तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ये इस बार का थीम है। 7 जून को अभी हम बता दें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में
रक्षा लेखा विभाग ने कितने बैंकों को सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा यानी कि स्पर्श स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी 4 बैंकों के साथ यह डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने सिस्टम फॉर पेमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिस्टम फॉर पेमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा स्पर्श, इस सर्विस के लिए 4 बैंकों के साथ टाई अप किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब ये 4 बैंक कौन-कौन सा है? तो 4 बैंक आप देखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और लेखा विभाग के द्वारा ये किया गया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। रक्षा विभाग ये रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय उन्हें सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा यानी कि स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करेगा। समझौता ज्ञापन पर पेंशन भोगियों को अंतिम मिल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। समझौता ज्ञापन विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे जहां उनके उनके पास स्पर्श पर लॉगिन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है, यानी कि बहुत ही स्ट्रीम लेवल पे ये काम होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यह सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे, ये याद रखिएगा, इंटरफेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों को, ठीक है, व्यापक समाधान प्रदान करना। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श कौन सा मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू किया गया है तो रक्षा मंत्रालय, ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो 17वीं लोकसभा थे उनसे अभी रिजाइन कर दिए हैं। तो देखिए अभी संडे को हो सकता है कि वो शपथ ग्रहण 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री चुने जाए, ठीक है, क्योंकि एनडीए के द्वारा उनको समर्थन दे दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में सरकार ने किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। दीनदयाल जो पोर्ट है उसका उसका क्या है? चेयरमैन नियुक्त किया गया है ना। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, तो ये किया गया है सुशील कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सुशील कुमार सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल उपाध्याय, जो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट अथॉरिटी है, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में बंदरगाह यानी कि पीपीपी और पीएचआरडी देखभाल करने पर संयुक्त सचिव है। अच्छा, पीपीपी क्या होता है? पीपीपी मॉडल आप लोग सुने होंगे। पीपीपी मॉडल ये होता है पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है, ठीक है। उन्होंने एस के मेहता का स्थान लिया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो एस के मेहता को रिप्लेस किया है, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अप्रैल में उन्होंने पद छोड़ दिया। सिंह की नियुक्ति 31 जनवरी 2027 या अगले आदेश तक रहेगी, यानी कि इनका जो नियुक्ति है वो 31 जनवरी 2027 तक रहेगी। सुशील सिंह भारतीय रेलवे मेडिकल इंजीनियरिंग सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं, जो भारतीय रेल की ग्रुप ए सेंट्रल इंजीनियरिंग सेवाओं में से एक है, ठीक है। संचालन के मामले में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्य बंदरगाह जो है संचालित करता है, ये याद रखेगा। यानी कि सबसे बिजिएस्ट पोर्ट और कमर्शियल पोर्ट में बोला जाए कि पूरी तरह से सरकारी भी है और कमर्शियल भी है, वो है आपका ये दीनदयाल बंदरगाह, जिसको पहले कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट से बात आई है, तो हम लोग अपॉइंटमेंट्स पिछला क्लास में भी देखे थे, पिछला सेशन में भी, इस बार भी देखेंगे। तो इस बार देखिए, सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? दिनेश कुमार है। एमडी एंड सीईओ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कौन बने हैं? हितेश सेठिया बने हैं। डिपार्टमेंट इन द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, ये कौन बने हैं? प्रतिमा सिंह बनी है। सेक्रेटरी ऑफ जनरल नेशनल जूट बोर्ड के ये जो सेक्रेटरी बने हैं शशि भूषण सिंह बने हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ये प्रेसिडेंट बने संजय कुमार मिश्रा, ठीक है।
नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ फॉर यूनिसेफ इंडिया ये करीना कपूर खान, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको ये क्लाउडिया सेंगबॉम बनी है, जो कि अभी रेसेंट नियुक्तियां हैं। ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये बनी है जुथित सुमिनवा टुलुका। ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ये राजीव सिंघल बने हैं, और एसोचैम के नए प्रेसिडेंट संजय नायर बने हैं। उसके बाद चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ये संतोष कुमार झा बने हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल ये ओस्माने सोंको बने हैं, और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक्स एडवाइजरी पैनल में राकेश मोहन को शामिल किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के इंडिया लिमिटेड के कौन बने हैं चेयरमैन? डॉक्टर मनीष शाह। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली ये जस्टिस नाजमी वजीरी बनी है, और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो लिमिटेड ये श्रीनी पलिया बनी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड सिमोन हैरिस बनी है। उसके बाद हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ये हरेंद्र सिंह बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन ये एंगमर डे वोश बने हैं। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? अनुराग कुमार बने हैं। उसके बाद आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पहले से ही हैं ये, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबाब ये बने हैं। ठीक है। उसके बाद एनएसजी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नलिन प्रभात, और धनलक्ष्मी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अजीत कुमार केके, और चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस केकी एम मिस्त्री। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया ऑफ टू इंडिया कॉलोनल एडिसन नेपियो बने हैं। उसके बाद रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के हाई कमीशन ऑफ इंडिया रेलवे एडवाइजर एट द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ये श्री नरपत सिंह बने हैं। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये बनी है प्रोफेसर नाइमा खातून। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाइमा खातून वाला थोड़ा देख लीजिएगा, नाइमा खातून। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई टी रविशंकर, और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नरसिंह यादव। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सुशील कुमार यादव, और चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्णा एम एला। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए और भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये अजय कनवाल बने हैं एमडी और सीईओ। फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ये कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ में। ठीक है। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ब्रजेश मल्होत्रा। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। हंगरी के प्रेसिडेंट तमास सुल्योक और हंगरियन लॉयर हैं ये बने हैं, और पेरू के प्राइम मिनिस्टर गुस्तावा एंड्रेगजेन बने हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में ये वाला थोड़ा सा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट ये किशोर कुमार मकवाना बने हैं, और हरियाणा के नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी के जगह पे वो 11वां नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गणेश कुमार है, और सुखवीर सिंह संधू है, और मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन बोल दिया जाए तो वो है चीफ इलेक्शन कमीशन वो है राजीव कुमार। ठीक है। राजीव कुमार। ठीक है। ये सीआईसी। उसके बाद यहाँ देखिएगा सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रसार भारती नवनीत कुमार सहगल। ठीक है। चेयरमैन ऑफ लोकपाल ये लोकपाल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर बने हैं, और इतने सारे लोकपाल के मेंबर हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, सुशील चंद्रा, ऋतु राज अवस्थी, पंकज कुमार। ठीक है। यूपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ये प्राबो सुबिस्टियन बने हैं, और एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रशियन फेडरेशन ये विनय कुमार बने हैं। और यहाँ पे चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स जो कि अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा था, गोविंद ढोलकिया बने हैं, ये याद रखें, गोविंद ढोलकिया। ठीक है।
जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये एन कोटेश्वर सिंह बने हैं, ठीक है। और एनआईए एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं ये सदानंद वसंत राव बने हैं, वसंत, ठीक है। चलिए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में जयश्री दास को शामिल किया गया है। और यहाँ पे चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। उसके बाद फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड ये राधा रातूरी को नियुक्त किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ काजाकिस्तान ओल्जाक बेक्टेनोव को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पे हाँ देखिए, ये पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने हैं। अजरबैजान के 5वीं बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इल्हम अलीवेव बने हैं। और इंडिया फर्स्ट फीमेल पीस क्यूरेटर ये जसिंथा कल्याण बनी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है वो मरियम नवाज बनी है, ठीक है। और आईसीसी का द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर ये सुई रेडफर्न बनी है, सुई रेडफर्न, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। पावर ग्रिड के अभी ये पावर ग्रिड को एक अवार्ड भी मिला था, ये रविंद्र कुमार त्यागी जो है ये न्यू चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरविंद पनघड़िया है। और मेंबर कौन कौन से हैं, श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राधा यक्षा। और पार्ट टाइम मेंबर कौन है, तो डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ठीक है। उसके बाद ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी। और यहाँ पे एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है। तो इतने सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और ये इसके पीछे नहीं भागिएगा कि वीडियो बहुत बड़ा है हम नहीं देखेंगे। आपको निश्चित ही ये बेनिफिट करेगा, है ना, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को सेल ब्रॉडकास्ट आपातकालीन चेतावनी के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, चैंपियनशिप अवार्ड, और ये यूनाइटेड नेशंस का है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है चैंपियंस पुरस्कार, ये सी डॉट को दिया गया है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये सी डॉट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सी डॉट। अब ये क्यों दिया गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सी डॉट जो है ये इसको संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार मिला है। और ये जो चैंपियंस पुरस्कार है ये सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अल्टरिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना के लिए सेंटर फॉर मतलब परियोजना के लिए ये दिया गया है, ठीक है। इसे AIC7 ई पर्यावरण के तहत जीवन के सभी पहलुओं में लाभ ई पर्यावरण की श्रेणी में मान्यता प्राप्त है। सी डॉट भारत सरकार का एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU ने 27 मई से 31 मई 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम सूचना सोसाइटी में 20 प्लस फोरम 2024 में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। कौन किया था, तो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के द्वारा ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, +20 फोरम 2024 शिखर सम्मेलन, ठीक है, विश्व का। और ये 27 से 31 मई के बीच में ये किया गया था, इसी में ये प्राइज को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ये जो WSIS फोरम ने WIS निष्कर्षों के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सी डॉट को सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग इमरजेंसी अल्टरिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट को मान्यता दी है, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सी डॉट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, ठीक है। इस स्वदेशी कम लागत वाली स्वचालित प्रणाली ने बहु भाषा समर्थन के साथ भू लक्षित कई खतरे अलर्ट प्रदान करना संभव बना दिया है, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की समग्र दक्षता में सुधार होगा, ठीक है। तो जो भी अगर नेचुरल डिजास्टर वगैरह है तो उसमें इसका मदद मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम कल भी बात किए थे
कि अगर अवार्ड्स आया है तो ज़रूर हम लोग को भारत रत्न पढ़ना चाहिए। तो भारत रत्न देखिए हम लोग पहले भी कल भी पढ़े हैं कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया, ठीक है? पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो छूट गया था उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, आप लोग सभी जानते हैं। अभी तक 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है भारत रत्न। इंदिरा गांधी पहले महिला ये थी महिला थी जो कि जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है? ये याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा जो ऐसे विदेशी थे जिनको मिला है। मदर टेरेसा नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को, जो दो विदेशी थे, उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है? और अभी अभी जो ये देखिए 1954 से लेकर 2024 तक जिनको जिनको भारत रत्न मिला है वो हम इस स्लाइड में आपके सामने लेके आए हैं। तो अभी देखिए आपको याद कौन कौन सा करना है, जो 2024 वाला है वो, ठीक है? 2024 वाला जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और एम एस स्वामीनाथन जी को ये मिला है, ठीक है? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, ठीक है? चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव ये 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है? और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, 2 बार रहे हैं ये मुख्यमंत्री। इनकी 100वीं जयंती पर इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये है पूरा लिस्ट जिसमें बताया गया है कि 18 लोग जो हैं जिनको मरणोपरांत ये भारत रत्न मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी हम लोग कल करवाए थे, जिसमें ये सारे चीज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये एटना बोनमाटी को मिला है। वर्ष की वापसी सिमोना वाइल्स को मिला है। वर्ष का निर्णायक जूड वेलिंगहैम को मिला है, ठीक है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन महिला फुटबॉल टीम को मिला है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये अरीसा ट्रू को मिला है। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड ये फंडाशियोन राफा नडाल को मिला है। और विकलांगता पुरस्कार के साथ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये डीडो डी ग्रूट को मिला है, ठीक है? उसके बाद हम और भी जो मई महीना में जो मिला है अवार्ड उसके बारे में बात करें तो ये जो है शारजा की शिक्षिका जीना जस्टिस के क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता। रणदीप हुड्डा को दीनानाथ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। रतन टाटा जी को किस अवार्ड मानवता वादी पुरस्कार मिला है 2021 का। उसके बाद एशिया से 2024 गोल्डन मैन पुरस्कार ये आलोक शुक्ला जी को मिला है। और ग्रीन ऑस्कर जिसको विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये चंद्रकांत सतीजा को मिला है। और 21 मई 2024 को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप किस प्रतिष्ठित अंग्रेजी लेखक को प्रदान की गई है, तो रस्किन बॉन्ड को, ठीक है? इतने सारे हम लोग देखिए, अभी हम बोले ना पावर ग्रिड को एक मिला है ये अवार्ड्स, तो ये क्या मिला है, तीसरी बार मिला है। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 ये पावर ग्रिड को मिला है, ठीक है? प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार ये श्रीनिवास आल कुलकर्णी को मिला है। और कैरोज के लिए फिक्शन फिक्शन के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जैनी एनिल बैंक और अनुवादक माइकल हैफमैन को मिला है, ठीक है? अगर हम चाहते तो इसमें अभी नोबेल पुरस्कार को भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी उसको हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है? उसके बाद बढ़िया बेस्ट दूतावास का अवार्ड जो है वो संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा भारत के दूतावास को दिया गया है, ठीक है? और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पीएसयू समर्पण पुरस्कार ये हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड को मिला है। और एक महिला है जो कि लंदन में अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, जिनका नाम है आरती, ठीक है? और कांस फिल्म फेस्टिवल ये 77वां नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल है। इसमें बेस्ट बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो पहली भारतीय महिला कौन है, तो अनुसुईया सेनगुप्ता, ठीक है? और उसके बाद 2023 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो राधिका सेन है। और आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में
2024 में कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप एडिटर्स चॉइस अवार्ड जो मिला है वो REC लिमिटेड को मिला है। REC, ये याद रखिएगा, REC लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब लोग। REC लिमिटेड, अब यहाँ देखिए स्कॉच अवार्ड भी आपको याद रखना होगा। REC लिमिटेड को भी स्कॉच अवार्ड मिला है। नेशनल फेम अवार्ड ये भी डॉक्टर कार्तिक कमोरू को मिला है। और यहाँ पे फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया एलकेसी नवेलनी एंड यूविला नवेलनाया को मिला है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज ममता जी सागर को मिला है। सागर सम्मान वरुण अवार्ड ये श्री धीरेन्द्र कुमार सन्याल को मिला है। ठीक है, सागर सम्मान अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस कैप्टन कमल कांत चौधरी को मिला है। सागर सम्मान अवार्ड फॉर द गैलेंट्री एक कैप्टन सुवीर साहा एंड कैप्टन ओम दत्ता को मिला है। ठीक है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ये अवंतिका वंदना पू को मिला है। ठीक है, स्काई ट्रैक्स 2024 में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन है, तो हमाड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप देख सकते होंगे कि इसमें हम वो कोई भी अवार्ड छोड़े ही नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा फ्रेंड्स। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, बेनिफिट हो। 2024 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन बुक अवार्ड ये राखी कुमार को मिला है। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट अवार्ड ये प्रफुल्लुरी सुब्बा राव को मिला है। ठीक है, हॉकी इंडिया अस्तुना लाकड़ा अवार्ड ये दीपिका सोरेंग को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये मोहम्मद सलेम को मिला है। किस वाला तो हो गया, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। उसके बाद गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट अवार्ड ये अशोक शुक्ला जी को पहले ही हम बता दिए। चलिए, तो ये देखिएगा UNGA बॉब जोन्स अवार्ड जो है ये टाइगर वुड्स को मिला है, ये याद रखेगा। ठीक है, और क्या आंसर है, यहाँ पे देखिए गोल्डन कैंपस अवार्ड ये श्रीनिवासन स्वामी को मिला है। चमेली देवी जैन अवार्ड ये ग्रीष्मा कुटर एंड रितिका चोपड़ा को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा है तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए की विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना शुरू करेगी, तो ऐसा शुरू करने वाला हरियाणा सरकार होगा, नायाब सैनी का सरकार होगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नायाब सैनी जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ये 3 जून को हरियाणा के मुख्य सचिव PBSN प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही 10 करोड़ रुपए की एक विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना शुरू करेगी। ठीक है, यानी कि टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पहल का इसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR से जिलों में लागू होगा, किया जाएगा, क्योंकि वहीं से दिल्ली वाला भी क्षेत्र लागू होता है, ये याद रखिएगा। इस 10 वर्षीय व्यापक परियोजना को विश्व बैंक द्वारा पोषित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हरियाणा के बात आया तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और इसकी सीमा जो है वो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है उत्तर में, यानी कि यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ कहाँ है हरियाणा। आप हरियाणा को ये देखिए, ये चीज है हरियाणा। तो ये देखिएगा हरियाणा है, यहाँ पे आपको पंजाब से लगता हुआ नजर आ रहा है और हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ नजर आ रहा है ना। ये दी दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से लगता है, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से लगता है, और तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगता है, सॉरी, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है। ये देखिए पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भागवत दयाल शर्मा है, भगवत दयाल शर्मा, और प्रथम जो राज्यपाल थे वो धर्मवीरा थे, धर्मवीरा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे जनसंख्या जो है वो 2.53 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 1.34 करोड़ और महिला जनसंख्या 1.18 करोड़। ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे लिंग अनुपात, महिला साक्षरता दर थोड़ा देख लीजिएगा। लिंग अनुपात बता देते हैं, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कुल साक्षरता दर 75.6%, जिसमें से पुरुष जो साक्षर है वो 84.1% और महिला साक्षर जो है वो 65.9%। ठीक है। मुख्य भाषा हिंदी तथा हरियाणवी है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है, ये 22वां जिला बना था, ये याद रखिएगा। ठीक है। विधान मंडल जो है वो एक सदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा की सदस्य की संख्या 90 है, राज्यसभा 5, लोकसभा 10। प्रमुख फसलें यहाँ पे चावल, बाजरा और जौ उगाया जाता है। राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी काला तीतर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुख्य नगर जो है ये रहने दीजिए। और प्रमुख त्योहार लोहड़ी यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जबकि टीका यहाँ का प्रमुख पर्व है। हवाई अड्डा हिसार, पेंजोर, करनाल, नारनैली, भिवानी। ठीक है। प्रमुख खनिज लौह अयस्क है, जो कि महेंद्रगढ़ में है। चूना पत्थर ये अंबाला में, कांच की बालू तथा सिलिकट ये सब यहाँ पे पाया जाता है। वन्य जीव प्राणी की बात करें तो ये छतवीर तथा सुल्तानपुर झील ये पश्चिम बिहार है। और अनुसंधान केंद्र में बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, ये याद रखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, इसके बाद यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। लोक नृत्य, रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य और सपेला नृत्य ये सब है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र और शीशा सीमेंट ये सब है, शीशा और प्लस सीमेंट का। जीआई टैग बासमती राइस को और फुलकारी को मिला है, जो कि ये हरियाणा का जीआई टैग है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ अभयारण्य के भीतर भारत का पहला जीव मंडल बनाया गया है? तो जीव मंडल जो बनाया गया है वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जीव मंडल। ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य के भीतर भारत का पहला जीव मंडल बनाया गया है। जयधर गुप्ता और विजय धसमाना एक बाघ अभयारण्य के भीतर भारत का पहला जीव मंडल बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। राजा जी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 35 एकड़ का निजी जंगल है, ये याद रखिएगा। वृक्षारोपण का पहला चरण 2023 में लगभग 80 प्रजातियों के साथ शुरू किया गया था। और ये सब सारे चीज दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है। ये 27वां राज्य बना था नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल जो है ये 53.883 वर्ग किलोमीटर है। सीमा उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन से और एवं हिमाचल प्रदेश से लगता है, पश्चिम में हरियाणा से लगता है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पूर्व में नेपाल से लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये हमारा उत्तराखंड कहाँ गया, ये देखिए, ये है उत्तराखंड, है ना, ये याद रखिएगा। भारत का मैप में उत्तराखंड, इसे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे। और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, ये याद रखिएगा। ठीक है। स्थापना दिवस बता दिए 1 नवंबर को। और पुरुष जनसंख्या जो है वो 0 ये है। लिंग अनुपात की बात करें 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर 78.8% है। ठीक है। महिला साक्षर 70% है, पुरुष 87% है। उच्च न्यायालय नैनीताल है, 13 जिला है टोटल यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। ठीक है। विधानसभा एक सदनात्मक है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय वृक्ष बुरांस। आय का प्रमुख स्रोत यहाँ पे वन्य संपदा और पर्यटन है। प्रमुख नगर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है। प्रमुख खनिज यहाँ पे तांबा, जिप्सम, फॉस्फेट, लौह अयस्क और शीशा प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हमने बता दिया, राजा जी, फूलों की घाटी, ठीक है, नंदा देवी, सब यहीं पे स्थित है, ये याद रखेगा। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। सारा चीज हम आपको बता दिया, नंदा देवी बता दिया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बता दिया, जिम कॉर्बेट बता दिया। ठीक है।
गोविंद वन्य जीव विहार ये यहीं पे है, उत्तरकाशी वन्य जीव विहार यहीं पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है। टिहरी बांध परियोजना ये भी उत्तराखंड में ही है, ये याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो इतने सारे अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी अपने प्रमुख X90 सपोर्ट यूटिलिटी वाहन के लिए कच्चे माल घटकों, पूर्ण नवीनीकरण सामग्री और कार्बन पदचिह्न की उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने वाला दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पासपोर्ट कर रही है, लॉन्च कर रही है? तो ये बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने वाला वॉल्वो बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वॉल्वो, ठीक है। देखिएगा वॉल्वो जो है ये यूरोपियन संघ के नियमों के अनुसार वॉल्वो दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, वॉल्वो के द्वारा। दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जो है ये कोर्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा, वॉल्वो कोर्स के द्वारा, जो अपने प्रमुख X90 एसयूवी के कच्चे माल घटकों, पुनर्नवीनीकरण समग्र और कार्बन पदचिह्न की उत्पत्ति को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए ये सब और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आईआईटी के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? यानी कि किस आईआईटी के द्वारा और किस आईआईटी के टीचर और स्टूडेंट के द्वारा जो है यहाँ पे फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन बनाया गया है? तो ये आईआईटी धारवाड़ के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आईआईटी धारवाड़, ठीक है। आईआईटी धारवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये आईआईटी धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। टीम के नेतृत्व प्रोफेसर सुधीर सिद्धपुरेड्डी और प्रोफेसर अमीर मुल्ला ने इहान फाउंडेशन आईआईटी हैदराबाद के से वित्त पोषण के साथ किया है। तो यानी कि इसको वित्त पोषित कौन किया है? आईआईटी हैदराबाद किया है, ठीक है। पहले अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण और प्रदर्शन ड्रोन डिजाइन एंड ऑटोनॉमस नेविगेशन इन फॉर रेस्क्यू पर 2 दिवसीय कार्यशाला के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी जो कि 2 बार फटने के कारण चर्चा में रहा है, ये किस देश में है स्थित? तो ये जो देश में है ये इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर पर बसा एक देश है। जापान भी है, जापान, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज्वालामुखी ये 2 बार फट गया है, इसीलिए ये चर्चा में था, ठीक है। ये सब बाकी सब तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो बने हैं ये बने हैं ओलेग कोनोनेको बने हैं। ये रूसी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, रूसी, ठीक है। 2008 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 5 यात्राएं कर चुके ओलेव कोनोनेको ने 4 जून को यह उपलब्धि हासिल की। 15 सितंबर 2023 को आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उनकी वर्तमान यात्रा शुरू हुई, ठीक है। और जब उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री रोलेर और ओहारा और अपने हमवतन निकोलाई ट्यूब के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी, फरवरी 2024 में कोलोनेको ने पहली बार संचयी अंतरिक्ष समय रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 2015 में साथी रूसी गेनेडी फडलक्का द्वारा निर्धारित 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 23 सितंबर 2024 को यदि कोलोनेको का मिशन निर्धारित समय पर समाप्त हो जाता है तो वह कक्षा में कुल 1110 दिन पूरा हो चुका होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एमसीक्यूज पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उसमें सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।